हम लगातार बात कर रहे हैं और सभी अभी आपने देखा जनप्रतिनिधियों से भी हमने सवाल जवाब किए कि उनका रोड मैप क्या है फरीदाबाद के विकास को लेकर, कितना काम वो कर चुके हैं और कितना उन्हें करना है आगे। अब देखिए हेल्थ सेक्टर के दो खास मेहमान हमारे साथ, जयंत आहूजा जी हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर है, और सबसे बड़ी बात है हेल्थ सेक्टर के दो दिग्गज हमारे साथ हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पूछेंगे कि स्थिति क्या है। आहूजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आहूजा साहब माइक ले लीजिए, क्योंकि आप तो सीएमओ हैं और सीएमओ की बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके अंदर तो सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों पर भी मॉनिटरिंग सब होती है, लेकिन क्या आप मानते हैं एक सीएमओ के तौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं, मैं सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहा हूं, कि वो सब चुस्त दुरुस्त नजर आती हैं आपको फरीदाबाद में? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से बेहतर हैं। हाई एंड सर्जरीज अब शुरू हो चुकी हैं। हार्ट सेंटर रीस्टार्ट हुआ है और पब्लिक के पैमाने से देखें तो सर्विसेज दिन प्रतिदिन बेहतर हो रही हैं। लेकिन जैसा फिर आए दिन इस तरह की खबरें क्यों आती है? एक बेड, दो मरीज पड़े हुए हैं, बेड सीट फटी हुई हैं, आपने देखा होगा रेबीज के इंजेक्शन नहीं होते हैं, टीवी के इंजेक्शन नहीं मिलते हैं मरीजों को, लंबी कतारें होती हैं, सुविधाएं नहीं होती हैं। आप खुद, मैंने तो आप देखिए आप भी खुद एक्टिव हैं, आप खुद जाते हैं, स्टाफ नदारद रहता, आपने तो खुद मुआयना भी किया, आपने देखा कि स्टाफ नदारद रहा, आपने कहा कि इनकी सैलरी काटी जाएगी। तो ये स्थिति क्यों बन रही है सर, खासकर बीके के अंदर, जहां बहुत सारा पूरा फरीदाबाद के जो आबादी है वो बीके पर निर्भर है, गरीब लोग ज्यादा निर्भर है। देखिए, बीके अस्पताल के अंदर जो मरीज आते हैं उनकी सेवा के लिए जो कर्मचारी लगाए जाते हैं वो रेगुलरली उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। जहाँ तक बेडशीट्स का आपने पूछा, हमारी बेडशीट्स जो है वो वेयर हाउस के सिस्टम से आती हैं और हर व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है या मॉर्चरी में होती है तो उसको 2 चादर हमारी तरफ से फ्री उसकी बॉडी की पैकिंग के लिए यूज़ होती हैं। तो वो कपड़ा जो है धीरे धीरे करके समाप्त होता है, प्रोक्योरमेंट में भी जाता है। तो ये रेगुलर इन एंड आउट का सिस्टम है और इसको हम दुरुस्त करके रखते हैं। इकट्ठा प्रोक्योरमेंट कई श्रेणी में बटा हुआ होता है और हमारा को जो समय है वो प्रक्रिया को पूरा करने में लगता है। शैलेंद्र साहब, आप यूनिवर्सल हॉस्पिटल के सीएमडी हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं एक तौर पर, तो हृदय रोग के जो मामले हैं अब लगातार बढ़ रहे हैं, क्या है ये हृदय रोग, क्यों इतना ज़्यादा अब ये देखने को मिल रहा है कि मरीज बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं? और इसमें मैं शैलेश जी एक और सवाल, अभी तो बहुत सारे आप वीडियो भी देखते होंगे, कोई डांस कर रहा है, कोई जिम कर रहा है, वो तो हिट, वो तो मतलब कि फिट ही रहता होगा ना जो जिम कर रहा है, और वो अचानक गिर जाएगा और उसको अटैक आ जाता है। देखिए, ये समझिएगा, हृदय रोग के अंदर 2 रीजंस हैं। पहला, वो कारण जो हम बदल सकते हैं, दूसरा वो कारण जो हम नहीं बदल सकते। वन इज ए मॉडिफाइबल फैक्टर, अनदर वन इज नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर का मतलब होता है मेरे माता पिता को हार्ट डिजीज है, मैं नहीं बदल सकता। मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, मैं नहीं बदल सकता। जो जियोग्राफिकल वेरिएशन कहता है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ की जो जेनेटिक्स है इसके अंदर हार्ट डिजीज की प्रेवलेंस ज़्यादा है। अगर आप जापान में पैदा हुए हैं तो आपकी हार्ट डिजीज की प्रेवलेंस कम होगी। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए हैं तो हार्ट डिजीज की प्रेवलेंस है, बट हिंदुस्तान और बांग्लादेश के मुकाबले काफ़ी गंदी है। जब मैं एस्कॉर्ट्स में काम करता था, 2007 की बात बताता हूँ, जब हमारे पास बांग्लादेश से पेशेंट आता था तो डॉक्टर त्रिहान का इंस्ट्रक्शन था कि बांग्लादेश के पेशेंट की हार्ट सर्जरी मैं ही करूँगा, बिकॉज बांग्लादेश के पेशेंट की जो कोरोनरी एनाटॉमी होती है, जो हृदय की एनाटॉमी होती है, वो इतनी गंदी होती है कि वो उसके अंदर बाईपास करना ही बहुत मुश्किल हुआ आता है। तो दैट इज वन इज नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। मैं मोटा हूँ, दैट इज ए मॉडिफाइबल फैक्टर। मुझे शुगर हो गई है, दैट इज ए मॉडिफाइबल फैक्टर। मुझे ब्लड प्रेशर है, दैट इज ए मॉडिफाइबल फैक्टर जो मैं बदल सकता हूँ। अब बात आती है कि हार्ट डिजीज बढ़ क्यों रही है। पहले तो इतनी नहीं होती थी हार्ट डिजीज। पहला रीजन तो है कि हार्ट डिजीज के डिटेक्शन के हमारे पास साधन बहुत आ गए हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एंजियोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी। आज हम फरीदाबाद में देखें तो फरीदाबाद के अंदर 7 या 8 जगह ऐसे जहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल है। इनफैक्ट बीके हॉस्पिटल के अंदर आप देखिए कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल है, जिसमें से हमारा बीके हॉस्पिटल भी एक है। पहला रीजन तो ये। दूसरा, जो मैंने अपने 18 साल के एज ए कार्डियक सर्जन, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैंने अपने कैरियर में सीखा, स्ट्रेस इज द मेन रीजन जो आपकी हार्ट डिजीज को बढ़ाता है। ठीक है ना, आप चाहे डायबिटिक नहीं है, चाहे हाइपरटेंशन नहीं है,
जैसे जब हम एस्कॉर्ट मैं सर्जरी करते थे, रोज की 30-35 सर्जरी करते थे, हमने जो स्टडी की वहाँ पे ICMR के साथ मिलके, हमने पाया यार 50% पेशेंट तो ऐसा है जो साधु है, वो तो दारू भी नहीं पीता, वो तो सिगरेट भी नहीं पीता, उसको डायबिटीज भी नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है, उसको फिर हार्ट डिजीज क्यों हो रही है? तो आप देखेंगे तो स्ट्रेस इज द वन ऑफ द मेन रीजन जो आपकी हार्ट डिजीज को बढ़ाता है। तीसरा जो रिसेंटली अभी आया कि 17 साल का आदमी मर गया, एक स्मार्ट सा एक्टर जिम करते करते मर गया। अभी तक उसका सब्सटेंशियल एविडेंस हमारे पास नहीं है कि जिन जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाया था, जैसे अमेरिका ने बोला, इटली ने भी बोला, जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन लगाया था उसके अंदर थोड़ी सी प्रेवलेंस ऑफ हार्ट डिजीज इज देयर, बिकॉज उसका डाटा ये आ रहा था कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से आपकी थ्रोम्बोजेनेसिटी जो होती है, खून का थक्का बनने की जो क्षमता होती है, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, विच इज 100% सेफ विद कोवैक्सीन, जो किल्ड वैक्सीन हिंदुस्तान के अंदर लगी थी। और फोर्थ वन इज कि हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, अब घर की रोटी खाने से बेहतर आप मैकडोनल्ड का पिज्जा, मैकडोनल्ड का बर्गर खाना पसंद करते हैं। दैट इज द मेन रीजन जो हार्ट डिजीज की प्रेवलेंस को बढ़ा रहा है। इसके अलावा यदि जैसे आप बता रहे हैं कि क्योंकि कोविड के बहुत ज़्यादा इस तरह की क्या एक बड़ा कारण है, और सीएमओ साहब भी यहाँ हैं इस वक्त, कि हमने जब देखा कि कोविड से बचने के लिए किस तरह से हमने दवा लेकर आए और हमने जान बचाई, अलग अलग देशों में जो हाल थे वो भारत में नज़र नहीं आए, क्या अब एक बड़ा वो कारण है? और इससे बचने का क्या उपाय है, एक एक करके आप दोनों ही बता दीजिए। सबसे पहला तो अगर आपके अंदर कोई भी दो रिस्क फैक्टर है, मैं 5 रिस्क फैक्टर का नाम लेता हूँ। पहला, इफ योर एज इज मोर देन 40, सेकंड यू आर डायबिटिक, थर्ड यू आर हाइपरटेंसिव, फोर्थ यू आर ओबीज, एंड फिफ्थ यू आर हेरिडिटरी, आपको है जेनेटिक्स है आपकी हार्ट डिजीज की। तो जैसे ही 35 साल के होते हैं 2 टेस्ट जरूर करा लीजिए, एक TMT और एक ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। अगर TMT का टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है, फैंटास्टिकली वेल, आप हर 3 साल में अपना TMT रिपीट कराइए। अगर डायबिटिक नहीं है, अगर डायबिटिक है तो हर साल अपना TMT का टेस्ट जरूर कराइए। TMT का टेस्ट 95% पॉपुलेशन के अंदर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो काफी हद तक संभावना है कि आपको पॉजिटिव हो सकता है। देखिए, इसमें आपको एक मैं इंसाइट देना चाहूँगा, वो ये कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से ही पता चल सकता है कि क्या वैक्सीन या वैक्सीन रिलेटेड डिसऑर्डर से ये समस्या आई है या नहीं आई है। दूसरा बात, लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर है उसको हमारे को कंट्रोल करना होगा। तीसरा बात, जो स्ट्रेस लेवल है वो सिटी कंडीशंस के कारण और एक दूसरे के देखा देखी भागदौड़ के कारण वो बढ़ रहा है। चौथी चीज़, मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड मैरिटल डिसहार्मनी, वो एक मेजर स्ट्रेस का कारण है। और आजकल आपने देखा भी होगा कि शादियां लेट होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं जी। और सामाजिक ये समस्या बनती जा रही है कि लड़की और लड़का जो है वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, व्यवहार ठीक नहीं है, और उसका कोई ना कोई लिंकेज जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से लिंक्ड है। तो व्यवहारिकता जो है, सामाजिक व्यवहारिकता और पर्सनल लेवल पे जो व्यवहारिकता है उसमें सुधार होना ज़रूरी है। और वो सुधार तभी आ सकता है जब हम अपने भारतीय सिस्टम को अपनाएं और उसी के थ्रू हम एक्टिविटी करें, सोशल लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करें और डेली योगा एक्सरसाइज करें और अपने दिमाग को शांत रखें। बिल्कुल। मेरा आपसे डॉक्टर साहब, क्योंकि आप यूनिवर्सल हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात है कि मरीज को भरोसा, एक डॉक्टर पर भरोसा, क्योंकि हर पेशे में मैं मानता हूं कि भरोसा बहुत जरूरी है। तो मरीज को कैसे आप अपने तक जोड़ते हैं, आप उस अस्पताल तक जोड़ते हैं कि वो भरोसा करे। दूसरा, उसको अच्छा और सस्ता इलाज चाहिए, हर किसी को सस्ता चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए, जब हम MBBS करते थे तो 2 चीज़ बताई जाती थी हमारे प्रोफेसर के थ्रू। मैंने MBBS MS जयपुर से किया, फिर MCH मैंने FMC पूना से किया। हर जगह एक ही बात बताई जाती है, आप अच्छे डॉक्टर हैं या नहीं, बट यू शुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर डॉक्टर पेशेंट। पहली चीज, दैट इज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जैसे आज भी हम जिस भी पेशेंट की हार्ट सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं तो वी हैव मेड ए प्रोटोकॉल कि इमरजेंसी का नंबर तो आपने उसको दिया ही है, अपने कंसल्टेंट का फोन नंबर उसके पास जरूर होना चाहिए, जिससे उसको ये महसूस ना हो कि यार मुझे तो डॉक्टर साहब ने अनाथों की तरह रात को 12 बजे छोड़ दिया और मुझे दिक्कत हुई और मैं नहीं पढ़ पाया। दैट इज द वन ऑफ द मेन रीजन।
बिकॉज हमने हॉस्पिटल खोलने के बाद सीखा, आप चाहे कितने भी शहर में बोर्ड लगा दीजिए, आप कितना भी GTV पे न्यूज़ दे दीजिए, GTV पे ऐड डाल दीजिए, उससे पेशेंट कभी नहीं आता। पेशेंट सिर्फ और सिर्फ आता है अगर आपने एक पेशेंट अच्छा किया है तो वो 10 पेशेंट को जरूर लेके आता है। आज हमारे पास टचवुड मेवात की बेल्ट का इस समय भी हॉस्पिटल के अंदर 35 से 40 पेशेंट भर्ती होगा जिनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है या होने वाला है। बिकॉज अगर आपने उन फैमिली का एक पेशेंट मरीज सही किया तो पूरा का पूरा गांव अपने साथ लेके आते हैं। पहला फर्स्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड इज यू शुड बी ऑलवेज अफोर्डेबल एंड वी शुड बी थैंकफुल टू द बीजेपी गवर्नमेंट। हिंदुस्तान का गरीब दो ही वजह से मरता है, पहला उसके परिवार में कोई बीमारी होती है, दूसरा उसकी बेटी की शादी होती है। अदरवाइज वो 25-30 हजार रुपए महीने के 15-20 हजार रुपए कमा लेता है जिससे अपना परिवार आराम से चला लेता है। पर ये दो फैक्टर ऐसे हैं कि बेटी की शादी और उसकी बीमारी जिससे वो बच नहीं पाता और उसकी वजह से बेचारा वो गरीब बनता है। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू द मोदी गवर्नमेंट कि उन्होंने आयुष्मान भारत का स्कीम लेके आए। बिकॉज आयुष्मान भारत स्कीम के थ्रू बेचारा वो गरीब आदमी 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल फ्री करा पा रहा है। लेकिन इसी आयुष्मान को लेकर जिस तरह का विरोधाभास देखा जाता है, आप ही हाँ, लोग विरोध करते हैं और आप तो- कहते हैं कि सरकार पेमेंट नहीं देती है। मैं बताता हूँ। देखिए दो चीजें होती हैं। पहला, क्या जनरल पब्लिक के लिए आयुष्मान स्कीम अच्छी है? बहुत अच्छी है। क्या हॉस्पिटल के लिए आयुष्मान स्कीम अच्छी है? बहुत अच्छी है। बिकॉज हॉस्पिटल का आयुष्मान स्कीम के कारण आपका फुटफॉल बढ़ जाता है। बट हमें ये समझना पड़ेगा, सरकार ने प्रॉमिस किया कि हम आपका 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे। और आपको मैं बताता हूँ, आयुष्मान भारत ही एकमात्र हिंदुस्तान की ऐसी स्कीम है जिसके अंदर गड़बड़ी की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ESI है, ECHS है, NDMC है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली जल बोर्ड है, उसके अंदर कोई विजिलेंस नहीं है। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर पेशेंट आपके पास आया दिखाने के लिए, सबसे पहले उसका अंगूठा लगता है। अंगूठे का लगने का मतलब है उसका अंगूठा आधार कार्ड से ऑलरेडी वेरीफाइड है, कनेक्टेड है। इसका मतलब उसमें कोई करप्शन की उम्मीद बिल्कुल भी खत्म होगी। लेकिन आप लोग किंतु परंतु क्यों करते हैं? प्राइवेट अस्पताल किंतु परंतु क्यों करते हैं मरीज को परंतु एडमिट मैं करने कारण के लिए बताता हूँ। आयुष्मान में? आयुष्मान भारत के जो पैकेजेस हैं, दैट इज लो लेवल पैकेजेस। उसके पैकेजेस कैश के बराबर नहीं है। पहली चीज, हम जैसे फरीदाबाद की बात करें, सबको तो सब सारा पता है। हम फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद के अंदर 5 मेजर बड़े हॉस्पिटल हैं, सर्वोदय, एशियन, मेट्रो, QRG एंड SSB। पांचों में आयुष्मान भारत नहीं है। बिकॉज उनके जो पैकेजेस हैं आयुष्मान भारत के, उन हॉस्पिटल से मैच नहीं कर पाते। और ये समझिएगा, जो मिडिल लेवल का हॉस्पिटल होता है, जैसे हम हैं या ILSS है या और कोई हॉस्पिटल है, हम लोगों के पास कोई इन्वेस्टर तो है नहीं। हमारा हॉस्पिटल चलता है हमारे अपने उसके ऊपर। जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, दे हैव देयर लोन कैपेबिलिटी आल्सो, दे हैव देयर इन्वेस्टर्स आल्सो। तो हमारे पास जो साइकिल होती है, हम 4 से 5 साल महीने की साइकिल तो मेंटेन कर सकते हैं। बट अगर हमारा फंड कहीं रुक जाएगा 1 साल के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि पेमेंट नहीं आता। इनफैक्ट हमारा हॉस्पिटल जो दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल, उसके अंदर 70% पेशेंट हरियाणा का है, पेमेंट आता है। डेफिनेटली डिले, बट पेमेंट रुकता नहीं है। सीएमओ साहब, क्या इसको लेकर व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं, मजबूत हो गई हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये आरोप लगते हैं कि पैसा समय पर नहीं आता, तो क्या वो अब जो लड़ाई थी अब वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है? का जो पोर्टल है उसको अपग्रेड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पोर्टल के ऊपर जो रिसेंट जानकारी है 2 लेवल पे होनी ज़रूरी है। पहला कि अस्पताल जो है वो पोर्टल के ऊपर उसकी वेरिफिकेशन। दूसरा, आपने देखा होगा समय समय पर डॉक्टर्स जो हैं वो एक फैसिलिटी से दूसरी फैसिलिटी मूव आउट करते हैं, तो वो डॉक्टर्स का जो वेरिफिकेशन है वो पोर्टल पे होना ज़रूरी है। जो समस्याएं पोर्टल के अंदर आती हैं वो जनरल, मैं आपको सबसे ज़्यादा जो आती हैं वो बता देता हूँ। डॉक्टर यदि हॉस्पिटल का वेरीफाइड नहीं है पोर्टल के ऊपर और उसके अंतर्गत आयुष्मान भारत का इलाज चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो उसका पैकेज जाकर रुकने वाला है। दूसरा, जो सर्जरीज या जो पैरामीटर ठीक नहीं रखे गए, पेशेंट सीधा आईसीयू से डिस्चार्ज हो गया, पेशेंट ऑपरेशन हार्ट का हुआ है और उसके बाद वो आईसीयू में 1 दिन रहा, अगले दिन वो घर पे है, तो ये पैकेज रुकने वाला है। क्योंकि सिस्टम को समझना पड़ेगा। आयुष्मान भारत के पैकेज में पेशेंट की केयर करना भी उतना ही जरूरी है जितना आप पेड पेशेंट की केयर कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जैसे प्राइवेट अस्पताल मना करते हैं, तो आप लोग उन पर मॉनिटर करते हैं कि? हम 100% मॉनिटर करते हैं प्राइवेट अस्पताल को। हमारी फ्रॉड कंट्रोल टीम्स भी मॉनिटर करती हैं
और जो अस्पताल अपनी जानकारी पूरी तरह से पोर्टल पे नहीं देता है, उन हॉस्पिटल्स को हम कम्युनिकेट भी करते हैं, नए पोर्टल की जानकारी भी देते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो आयुष्मान भारत के पेशेंट हैं वो किसी भी तरीके से सुविधा से वंचित ना रहे। आहूजा साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि देने और जबकि हम दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद में रहने के, अब ये क्या दिक्कत आती है? दवाइयां कमी, क्या स्टॉक पीछे से दिक्कत है, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है आप लोगों को, एम्बुलेंस सेवा नहीं आती है, तो ये दिक्कत लूप होल्स कहाँ है? अभी आपने देखिए आपके बहुत सारे जनप्रतिनिधि, शायद दिनेश अदलका साहब भी वो बीके पहुंच गए, वहां भी उन्होंने बवाल किया, चीजें नहीं मिल रही है, मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल रही, वो मामला भी आपको संज्ञान में होगा। तो ये नौबत क्यों आ रही है? क्या आपके हैंड से दिक्कत है या ऊपर से चीजें अच्छे से नहीं आ रही हैं, वो चीजें जो सप्लाई नहीं हो पाती समय पर, इसलिए आप मरीजों तक नहीं पहुंचा पा रहे? मुझे लगता है कि आपने रिसेंटली बीके अस्पताल का ना तो दौरा किया है, ना आप वहाँ पे गए हैं और ना आपने वहाँ की परिस्थिति अपनी आंखों से देखी है। एक समय में जब अस्पताल की रेनोवेशन का काम चल रहा था और कार्य प्रगति पर था, उस टाइम पे आकर के यदि आप चेक करेंगे तो अव्यवस्था की स्थिति आप जज कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो सकती है। परंतु आज आप अभी जाकर के मेरे साथ चलिए, मैं आपको बीके अस्पताल का दौरा कराता हूँ। वहाँ पे कोई अव्यवस्था की ना तो स्थिति है, ना दवाइयों की कमी है, ना सेवाओं की कमी है। फिर ये खबरें क्यों आ जाती हैं सर? देखिए, खबरें आना, मैं ठीक है, आपकी बात को बड़ा करता हूँ, आप कहते हैं बहुत अच्छे से आपने किया क्योंकि एक सीएमओ हैं, आपने बहुत सारी चीजों को दुरुस्त कर दिया, लेकिन फिर खबरें क्यों आती हैं? फिर इस तरह के सवाल क्यों बन जाते हैं फिर, जो मुझे पूछने पड़ रहे हैं आपको इस मंच से? मैं खबरों को नेगेटिव एस्पेक्ट से नहीं देखता। मैं अगर यदि खबर मेरे अस्पताल में किसी कमी की आती है तो मैं उसको सुधार की तरफ बढ़ाता हूँ और पॉजिटिव फ्रेमवर्क ऑफ माइंड से काम करके और उसको निश्चित सुधार की तरफ लेकर के जाता हूँ। मेरे कार्यकाल में जो सुविधाएं हैं वो बढ़ी हैं, स्थिति मजबूत हुई है। आपने रेबीज के इंजेक्शन की बात करी, मेरे पास इस समय भी स्टॉक में रेबीज के एंटीवेनम सीरम के और एंटी रेबीज सीरम के स्टॉक प्रचुर मात्रा में है। हमारी तैयारी पूरी है, स्टॉक की सर, कोई क्योंकि कमी नहीं है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि हम चर्चा के अब आखिरी पड़ाव पर आ गए। अब क्योंकि देखिए अब गर्मी है, अब बारिश भी आएगी और फिर उसके बाद बीमारी दस्तक देंगी, उसके लिए आपका हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हमारे यमुना बेल्ट के क्षेत्र में सभी को हिदायत दी गई है ORS कॉर्नर्स बनाने के लिए। दूसरी बात, एंटी स्नेक वेनम वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और ट्रेनिंग्स भी कंप्लीट कराई गई हैं और इसको बहुत अच्छे स्तर पे हम कंट्रोल करते हैं हर साल। फ्लड कंट्रोल के अलावा हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम जो जनता यमुना बेल्ट के बहुत बेसलाइन एरिया में रह रही होती है, जो डूबने की संभावना जिसकी ज़्यादा होती है, वहाँ से इवैक्यूएशन का जो प्लान है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के, माननीय DC साहब के साथ मिलकर के हम उसको क्रियान्वित करते हैं और उसमें हेडक्वार्टर से भी हमारे पास इनपुट आता रहता है। सीएमओ साहब का तो कहना है कि हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से हृदय रोग लगातार बढ़ रहे हैं तो स्टंट और हार्ट बाईपास सर्जरी को लेकर थोड़ा सा लोगों में डर बना रहता है, तो क्या दोनों में क्या अंतर है, किस तरह से देखा जा सकता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले जो सर ने पहले पूछा अव्यवस्था के बारे में बीके हॉस्पिटल के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा बीके हॉस्पिटल फरीदाबाद का एक ऐसा सेंटर है जहां पे आपको MRI CT की इतनी क्वालिटी रिपोर्ट सेम डे और बहुत ही कंसेशनल रेट के ऊपर, और बीके अस्पताल का जो डायलिसिस फैसिलिटी है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की डायलिसिस फैसिलिटी को मात देता है, जहाँ पे आपको हमेशा वेटिंग मिलेगा डायलिसिस के पेशेंट के लिए, और दे आर डूइंग इट वेरी आई थिंक एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। सर यस, डायलिसिस फैसिलिटी हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी फुल्ली इक्विप्ड सेंटर है और कल ही हमने हिस्टोपैथोलॉजी का यूनिट जो है वो एडअप किया है और हमारे पास 4 पैथोलॉजिस्ट हैं, तो हिस्टोपैथोलॉजी भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। आपको सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार, बीजेपी की सरकार जो है वो सजग है स्वास्थ्य के लाभ के लिए,
शिक्षा के प्रदान के लिए, और अंत में श्रेणी में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उसके उद्धार के लिए, अंत्योदय के उद्धार के लिए आयुष्मान भारत की जो स्कीम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सोशल स्कीम है, जिसके अंतर्गत ये इलाज मरीजों को मिलता है। अदरवाइज ऑल्सो जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही कैटर करते हैं, और उनको जो इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं वो टॉप एंड श्रेणी का इलाज है। हमारे हॉस्पिटल में हृदय रोग के अलावा घुटने का प्रत्यारोपण, हिप का प्रत्यारोपण, एलिजारोज के शिकंजा, वायरिंग, नेलिंग, ये सारे प्रोसीजर होते हैं। इसके अलावा हमारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो प्रोसीजर है जनरल सर्जरी में, ऑब्स्टेटिक गायनिकोलॉजी में 24/7 सीजरियन सर्विसेज, और पीडियाट्रिक आईसीयू, एसएनसीयू, जनरल मेडिकल वार्ड, आई का ऑपरेशंस, ईएनटी का ऑपरेशन, सभी तरह के सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैन साहब, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं तो कैसी रही यहाँ तक की जर्नी? कैसे क्या डॉक्टर ही बनना था या कुछ और सोचा था? पेरेंट्स तो ये चाहते थे कि ये नहीं, या आपको लगा कि दोस्त ये कर रहे हैं एमबीबीएस तो भाई मैं भी ये कर लूं? पहले उनका जवाब देता हूँ। स्टेंट वर्सेस बाईपास सर्जरी, ये हमेशा समझ लीजिए, हमारे हर आदमी के, हिंदुस्तानी के मन में ये डर है कि बाईपास सर्जरी का मतलब मेरा तो पूरा शरीर काटा जाएगा और मुझे 2 से 3 महीने के लिए बिस्तर पर रहना पड़ेगा। ये हमेशा समझिएगा, बाईपास सर्जरी ऐसा नहीं है कि ट्रॉमेटिक है या उससे मॉर्टलिटी बढ़ जाती है, आपकी जान जाने की संभावना बढ़ जाती है। स्टेंट वर्सेस बाईपास सर्जरी के बीच में एज ए पेशेंट आपको बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मुझे क्या कराना चाहिए, मुझे स्टेंट डलवाना चाहिए, बाईपास सर्जरी कराना चाहिए। तो साधारण सा नियम बताता हूँ, अगर कार्डियोलॉजिस्ट आपको कहता है कि आपका 1 स्टेंट या 2 स्टेंट से काम होने वाला है तो फैंटास्टिक लीव है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट ये कहता है कि नहीं आपको 2 से 3 स्टेंट लगने वाला है तो उसको बोलिए कि साहब मैं कार्डियक सर्जन की ओपिनियन जरूर लेना चाहता हूँ। 2 स्टेंट तक ठीक है, अगर 2 स्टेंट से ज्यादा लगाते हैं तो डेफिनेटली स्टेंट का थ्रोम्बोसिस या स्टेंट का रिस्टेनोसिस, स्टेंट का बंद होने का रेट काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाईपास का ग्राफ्ट। तो अगर आपको 2 स्टेंट तक की सलाह दी जाती है तो आराम से लगवाइए, 2 से ज्यादा की सलाह दी जाती है तो एक बार कार्डियक सर्जन की ओपिनियन जरूर लीजिए कि आपके लिए बाईपास सर्जरी बेहतर है या एंजियोप्लास्टी बेहतर है। और ये बिल्कुल समझिएगा कि बाईपास सर्जरी करने के बाद डेफिनेटली 1 से 1.5 महीने का आपकी मॉबिलिटी बढ़ जाती है। मॉबिलिटी का मतलब आपको रेस्ट भी करना पड़ता है, 1 से 1.5 महीने आपको सावधानी बरतनी पड़ती है, आप झुक के काम नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। स्टेंट डलने के बाद आप नेक्स्ट डे से सारे काम कर सकते हैं। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जितनी भी स्टडीज हुई हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, तो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी और लॉन्ग टर्म क्वालिटी ऑफ द लाइफ जो रहती है वो बाईपास सर्जरी के बाद पेशेंट की बहुत बेटर रहती है। अब बात करते हैं जर्नी की। हम छोटे से शहर अलवर के रहने वाले हैं राजस्थान में, तो हमारा बचपन से ही एक सपना था, डॉक्टर वेणुगोपाल सर हैं हमारे टीचर एम्स के, कि हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना है और हमें कार्डियक सर्जन बनना है। तो दैट वाज आवर गोल सिंस चाइल्डहुड कि हमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट सर्जन ही बनना है। बस एक तमन्ना थी कि हमें एम्स से करना है, वो नहीं कर पाए, हम एफएमसी से करके आए। ये जर्नी रही मतलब सर, क्योंकि अब जैसे योजनाओं की हम बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सिस्टम की बात कर रहे हैं, अब जब से आपका कार्यकाल शुरू हुआ तो चीजों को कैसे आप सिस्टम में बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं? और आपको लग रहा है कि अभी बहुत सारे चैलेंजिंग है जो आपने अभी नोटिस किए हो, जिन पर आपका भी फोकस हो? देखिए, चैलेंजेस जो है समय समय पर आते रहते हैं। एक्चुअल में बीके अस्पताल की जो बिल्डिंग है उसके अलावा मैटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ की 200 बेडेड सेपरेट फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा क्रिएट कर रही है। आने वाले समय में आपको ये 200 बेड की जगह 400 बेड की फैसिलिटी मिलेगी। और इसके अलावा जो अदर एरियाज़ हैं जो हम टच कर रहे हैं वो है ट्रॉमा एंड कैंसर सर्विसेज, उसके अलावा नशा मुक्ति, ओल्ड एज केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर, डिसेबिलिटीज़। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हमारा वहाँ पे डिसेबिलिटी कैंप शुरू होगा। भारत विकास परिषद हमारे साथ सहायता कर रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट डिसेबिलिटी कैंप हम लगाएंगे, और जिसको भी यदि कृत्रिम अंग चाहिए, कृत्रिम हाथ चाहिए, सुनने के लिए मशीन चाहिए, या और भी कोई दिव्यांगजन को रिक्वायरमेंट है, तो आपके माध्यम से मेरे लिए ये सभी को मैसेज है
कि आप हिंदुस्तान के नागरिक होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है फरीदाबाद के रहने वाले हों, किसी भी स्टेट के रहने वाले हों। यदि आप दिव्यांगजन हैं और आपको हमारी सहायता की ज़रूरत है तो आप वेलकम हैं। आहूजा साहब, एक और मेरा सवाल, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण है और ये बहुत लाखों लोगों तक ये वीडियो भी जाएगी, आप आपको लाइव भी सुन रहे होंगे भाई। ये जो बीके की जो दिक्कत आती है या सरकारी अस्पतालों में इस जिले की दिक्कत है, अगर दिक्कत आती है तो वो समस्या का समाधान करने के लिए आप बैठे हैं, आपसे मिलें, हो जाएगा, ये आप आश्वस्त करते हैं हमको? डेफिनेटली आप हमारे एम्बुलेंस के सिस्टम को देख लीजिए। इट इज़ अपग्रेडेड एम्बुलेंस सिस्टम। हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉल रिस्पांस टाइम होता है वो नॉर्मली 20 मिनट्स होता है। हमारा जब रिस्पांस टाइम कैलकुलेट किया जाता है तो जनरली वो 8 मिनट से लेकर के 12 मिनट के बीच में आता है। अभी आपने पीछे भी देखा होगा, जब ज़रूरत पड़ी, झूला गिरने का इंसिडेंस हुआ था, उसमें हमारा रिपोर्टिंग टाइम 4 मिनट का था और सारे पेशेंट जो हैं हमने हेल्थ फैसिलिटी में 4 मिनट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए थे। जैन साहब, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि अब हम चर्चा को खत्म कर रहे हैं। अपने दिल का कैसे ख्याल रखें, बस ये बता जाइए। दो बातों को ख्याल रखें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन निकलें घर से बाहर, सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में, कम से कम 50 मिनट चलें। आपका हृदय का जो गति है 80 के कम रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल जो गंदा वाला है, जिसे हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो 80 के कम रहना चाहिए। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो 50 के ऊपर रहना चाहिए। पहला, हार्ट सबसे अच्छा ऑर्गन है, अगर आपने इसका ख्याल रखा तो आपको 90 साल तक लेके जाएगा। पर अगर आपने बदतमीजी की मतलब अगर मुझे डायबिटीज है, मुझे हाइपरटेंशन है और मुझे जेनेटिक डिजीज है, या जो मैंने रिस्क फैक्टर बताया उनमें से कोई भी 2 रिस्क फैक्टर हैं, तो अपना एनुअल हार्ट चेकअप जरूर कराइए, जिसमें से 2 टेस्ट करने हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, किसी भी अच्छे सेंटर पे जाके ट्रेडमिल का टेस्ट करा लीजिए, 10 मिनट के लिए ट्रेडमिल पे दौड़ लीजिए। वो आपके पूरे हार्ट का डाटा बता देगा कि क्या आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता है या नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये समझिएगा, अगर हार्ट में दिक्कत आ गई है, लगता है कि ब्लॉकेज है, तो कभी भी किसी ऐसे सर्जन के पास ना जाएं जो आपके हार्ट का इलाज किसी आयुर्वेदिक तकनीक, किसी होम्योपैथी तकनीक या किसी और तकनीक से करने वाला है। शायद मैं कुछ डिफर कर सकता हूं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए, वो आपको बताएगा क्या एंजियोग्राफी की जरूरत है, तो जरूर एंजियोग्राफी कराइए। एंजियोग्राफी के बाद ही हमने हमारे कैरियर में ऐसा देखा है, खासतौर से जब मैं एस्कॉर्ट्स में काम करता था, तो रोज रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में ठंड के अंदर 2 पेशेंट ऐसे आते थे जिनको हार्ट के बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की सलाह दी गई, बट किसी ने उनको बोला कि आप ये ले लीजिए, ये नुस्खा अपना लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये समझ लीजिए, जो ब्लॉकेज एक बार आपके हार्ट में हो चुका है, उसको कोई चीज गायब नहीं कर सकती। आपके ब्लॉकेजेस को सिर्फ और सिर्फ कोई भी तकनीक। चलिए जैन साहब, मुझे लगता है कि आपकी बातों को लोग फॉलो करेंगे। आहूजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हों, और जो आप कह रहे हैं ना कि बीके में सब कुछ ऑल इज वेल है, वो अब ऑलवेज वेल ही आए हमें नजर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।